नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। इसमें जो आपकी पहली पुस्तक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, इसमें जो आपका पहला अध्याय यानी पहला चैप्टर है जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट बता दूंगा। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको पूरा बेसिक बता दूंगा। यदि मान लो कुछ बच्चों को यदि पॉलिटिकल साइंस टफ लगता हो तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में समझाने वाला हूँ हर एक चीज़। इस वीडियो को यदि आप देख ले तो ध्यान से, तो आप खुद ही कमेंट करोगे कि सर मेरे को पॉलिटिकल साइंस नहीं आता था, लेकिन आपकी वीडियो के कारण मेरे को पॉलिटिकल साइंस बहुत ही आसान तरीके से आने लगा। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा ना बुक से हट के बनाया है कुछ स्लाइड में। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने स्लाइड को बनाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, यानी कि देखो ऐसी बातें जिनको आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, यदि आप इन बातों को जान लेते हो ना, महत्वपूर्ण बातों को, तो आपके लिए चैप्टर तो 70% यूं ही 70% जो आपका चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। चलिए क्या क्या बातें हैं महत्वपूर्ण वो समझते हैं। तो देखो पहले तो हम समझते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो आपको पता है राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान का मतलब सीधा से ये होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति से जुड़ा हुआ, यानी कि राजनीति से जुड़ा हुआ जो भी हम जानकारी इकट्ठा करते हैं उनको हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। अब जो हमारा पुस्तक है, जो पहली पुस्तक जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है, ये हमारी पुस्तक है। अब इसका परिचय यानी इस पुस्तक का नाम ये क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक सवाल है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक, मैंने कहा ना आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस ले जाऊंगा ताकि आपको चैप्टर पूरा समझ में आए। और पॉलिटिकल साइंस बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, अब बिल्कुल ध्यान समझें। देखो समकालीन विश्व राजनीति का अर्थ क्या होता है। देखो समकालीन, पहले इस शब्द का अर्थ समझते हैं। देखो समकालीन शब्द का अर्थ होता है कि समकालीन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा सम, जिसका अर्थ होता है समान या बराबर, और दूसरा है हमारा कालीन, जिसका अर्थ होता है समय। ठीक है, यानी कि समान या बराबर समय आप कह सकते हो समकालीन को। ठीक है, अर्थात 1945 से अब तक के समय में विश्व की राजनीति का अध्ययन करना ही समकालीन विश्व राजनीति कहलाता है। ठीक है, आपने क्या समझा कि समकालीन का अर्थ क्या होता है कि यानी समान समय। ठीक है, कोई भी समान समय उसको हम समकालीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बुक का नाम देखो, समकालीन विश्व राजनीति, यानी समकालीन जो विश्व है हमारा, विश्व की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। पूरा विश्व यानी 1945 से लेकर के वर्तमान समय तक जो भी विश्व की राजनीति है, यदि जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं समकालीन विश्व में राजनीति। ठीक है, ये आप समझे। तो जो समकालीन विश्व में राजनीति है वो 1945 यानी जो शीतयुद्ध है, शीतयुद्ध के शुरुआत से हम उसका अध्ययन करते हैं। अब शीतयुद्ध क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने परिचय समझ लिया बेसिक की, इस बुक का नाम ये क्यों रखा गया। ठीक है, ये आपका पहला बेसिक था। अब हम अगला बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखो मैं आपको सीधे चैप्टर को ले जाने से पहले, देखो चैप्टर का नाम क्या है, दो ध्रुवता का अंत। आपको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा क्या लिखा हुआ है दो ध्रुवता का अंत। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले समझते हैं विश्व युद्ध के बारे में। देखो ये आपके नॉलेज के लिए है, इससे आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यदि आपको नॉलेज होगा तो आप चैप्टर को समझ सकते हो। ठीक है, बेसिक यहीं से आपका क्लियर होगा। देखो पहले समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध, यानी जो पहला हमारा वर्ल्ड वार हुआ था, पहला विश्व युद्ध, वो कब से कब तक चला था। तो आप कहोगे 1914 से 1918 के बीच में हमारा जो पहला विश्व युद्ध है वो चला था। अब ये पहला विश्व युद्ध जो है हमारा वो किन राष्ट्रों के बीच में होता था। पहला राष्ट्र हमारा मित्र राष्ट्र और दूसरा राष्ट्र हमारा ध्रुवी राष्ट्र। इन दोनों राष्ट्रों के बीच में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी फर्स्ट पहला विश्व युद्ध हुआ था। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे उनके नाम देख लो, फ्रांस, अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड। और ध्रुवी राष्ट्र में कौन से देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, हंगरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो अमेरिका है और जो रूस है, यही दो आगे चल के दो ध्रुव बन जाते हैं। अब कैसे दो ध्रुव बनते हैं वो हम आगे देखेंगे, बाकी मैंने आपको थोड़ा बता दिया यहाँ पे बेसिक। देखो द्वितीय विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध आपने समझ लिया कब हुआ, 1914 से 1918 के बीच में। अब जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध होता है वो होता है हमारा 1939 से 1945 तक, यानी 1939 से 1945 तक हमारा जो है दूसरा विश्व युद्ध चलता है। ठीक है, आप ऐसे समझो। तो जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध है वो किन के बीच में होता है। तो पहला हमारा है मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवी राष्ट्र, वही जिसमें हमारा फर्स्ट यानी पहला विश्व युद्ध हुआ था जिनके बीच, उन्हीं के बीच में फिर
दूसरा विश्व युद्ध होता है, ठीक है। तो देखो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? फ्रांस, अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड। और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली और हंगरी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बेसिक समझा फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, और सेकंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, ठीक है। तो ये तो कुछ जर्नल सी कहानी थी। अब जो असली कहानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो 1945 के बाद की पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। देखो अब हम समझते हैं शीत युद्ध का अर्थ, ठीक है। देखो मैं आपको सीधे आपके चैप्टर पे नहीं ले जा रहा, इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। यदि मैं आपको चैप्टर सीधा समझाऊं तो आपको कुछ समझ में आएगा, इसलिए कुछ बेसिक जो चीजें हैं ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो शीत युद्ध का अर्थ यानी जो शीत युद्ध है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो विचारों का युद्ध को ही शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। मतलब कि विचारधारा का जो युद्ध होता है उसको शीत युद्ध कहते हैं। जैसे मान लो देखो युद्ध का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा मारपीट, वो युद्ध कहलाता है। लेकिन शीत मतलब क्या? देखो शीत मतलब ठंडा, जिसमें मारपीट ना हो, सिर्फ विचार कर। मान लो मैं आपको उदाहरण दे समझाता हूँ। मान लो कि ए नाम का एक बच्चा है और बी नाम का एक बच्चा है, और एक यहाँ पे चल रहा है टीवी का शो, ठीक है। तो ए नाम का बच्चा कह रहा है कि इसमें न्यूज चलेगा, और बी नाम का बच्चा चल रहा है इसमें जो है मैच चलेगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे जो है वास्तविकता में कोई युद्ध नहीं हो रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, लेकिन जो विचारों का टकराव है, जो मतभेद है, वो यहाँ पे सामने दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं शीत युद्ध, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको जानना आवश्यक था। यानी कि समझ गए आप शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? यानी कि विचारों का युद्ध ही शीत युद्ध कहलाता है। ऐसा युद्ध जिसमें विचारों का युद्ध हो, ठीक है, कोई वास्तविक युद्ध ना हो, सिर्फ विचारों का युद्ध हो, उसको हम शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान था। अब मैं आपको समझाता हूँ मुद्दे की बात। क्या है मुद्दे की बात, उसको समझते हैं। देखो आपको मैं बताता हूं कि देखो जो शीत युद्ध है ना वो किन के बीच में चला, ठीक है। तो देखो शीत युद्ध जो है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, मैं आपको यहाँ पे पीछे बताता हूँ। देखो दो ध्रुव का मतलब, ठीक है। देखो दो ध्रुव, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहला ध्रुव था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और दूसरा जो हमारा ध्रुव था वो था हमारा सोवियत संघ, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य क्या चला? शीत युद्ध चला। लगभग 45 वर्षों तक का इनके बीच में शीत युद्ध चला। 1945 से लेकर के 1990 के बीच में इनके बीच में क्या चला? एक युद्ध चला, जिसका नाम कहते हैं हम शीत युद्ध। और शीत युद्ध का मैंने आपको अर्थ बता दिया, ऐसा युद्ध जिसमें कोई वास्तविक युद्ध ना हो, सिर्फ और सिर्फ विचारों का मतभेद हो, विचारों का टकराव हो, उसको हम शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे समझ गए। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर को समझने से पहले। आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत ईजी लगेगा। आप ये समझ लो कि पहला ध्रुव था संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा ध्रुव था सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी रूस, ठीक है। रूस को ही सोवियत संघ यहाँ पे कहा गया, ठीक है। और जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, आप ये बताओ विचारों का युद्ध है। आपको मैंने पता है शीत युद्ध क्या होता है, विचारों का युद्ध। अब आप सोचो कि कौन से विचारों का युद्ध चल रहा है यहाँ पे। तो देखो अमेरिका क्या है? वो है पूंजीवादी विचारधारा। अमेरिका की विचारधारा है पूंजीवादी विचारधारा, ठीक है। और सोवियत संघ की विचारधारा है समाजवादी विचारधारा। तो देखो पूंजीवादी विचारधारा में क्या होता है कि इसमें कहा गया है कि हर एक व्यक्ति अपना विकास करे, अपना निजी संपत्ति रखे, हर चीज उसके पास प्राइवेट हो, ठीक है। पूंजी आप ऐसे समझ सकते हो। और समाजवादी विचारधारा में क्या होता है कि जो व्यक्ति है, जो भी संसाधन है, उस पर पूरे समाज का अधिकार है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं दो विचारधाराओं के मध्य जो है युद्ध चला, जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं। लगभग 45 वर्षों तक चला, यानी 1945 से 1990 के बीच में हमारा ये शीत युद्ध चला, ठीक है। ये आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो समझते हैं। देखो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, ठीक है। 25 दिसंबर जो है हमारा डेट, 25 दिसंबर 1991 को जो है हमारा सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और विश्व जो है वो एक ध्रुवीय हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो दो ध्रुव था, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो हम अब सोवियत संघ हट गया तो विश्व कैसा बचेगा? एक ध्रुवीय बचेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो विश्व जो है वो एक ध्रुवीय हो गया, अर्थात विश्व में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का वर्चस्व हो गया, ठीक है। यानी कि पूरा विश्व जो है उस पर अमेरिका का वर्चस्व हो गया। देखो अगला पॉइंट हमारा मैंने आपके लिए लिखा है 1991 से 2005 तक जो विश्व है हमारा वो एक ध्रुवीय था। मतलब विश्व में सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व था, अर्थात जो है हमारा विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का वर्चस्व था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मैं आपको कालखंड से बता रहा हूँ समय के अनुसार। पहला विश्व मैंने आपको बताया, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। फिर मैंने आपको बताया दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। उसके बाद हमने बात करा शीत युद्ध के बारे में, वो 1945 से 1990 के बीच में चला। अब जब शीत युद्ध अंत हो जाता है, शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, तो जो है एक जो ध्रुव है यानी जो एक ध्रुव बचता है, दो ध्रुव था, पहला सोवियत संघ, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, ठीक है।
जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो क्या बचता है, आप इस बताओ, अमेरिका ही तो बचेगा अकेला, ठीक है, तो अमेरिका बचता है। तो जो अमेरिका है उसका वर्चस्व हो जाता है, पूरे विश्व में कायम हो जाता है। कब तक के लिए हो जाता है, देखो, तो 1991 से 2005 तक। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताओ कि आज के समय में क्या अमेरिका का वर्चस्व है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज जो है विश्व जो है हमारा बहुध्रुवीय है। आज जो खाली अमेरिका ही पावर में नहीं है, चीन है, भारत है, इजराइल है, रूस है, हर एक देश जो है वो पावर में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान समय यानी आज 2023 चल रहा है, तो आज के समय में जो विश्व है वो बहुत ध्रुवीय है, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे शक्तियाँ है, ठीक है। तो देखो 1991 से 2005 तक जो है विश्व एक ध्रुवीय था, यानी अमेरिका का वर्चस्व था, आपको पता चल गया। देखो मैं आपको इतना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आए, इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ। अब 2006 से वर्तमान समय तक जो है विश्व जो हमारा वो बहुत ध्रुवीय हो गया। अब 2006 से वर्तमान समय तक आप मान सकते हो, कह सकते हो आप कि जो हमारा 2006 से और वर्तमान समय तक जो विश्व है हमारा वो बहुत ध्रुवीय हो गया, यानी बहुत सारे विश्व में ध्रुव हो गए। अब ध्रुव का मतलब होता है पावरफुल, ठीक है, मतलब देखो एक व्यक्ति पावरफुल है, दो व्यक्ति पावरफुल है, एक पावरफुल तो एक ध्रुव, दो है तो दो ध्रुव, और दो से अधिक है तो बहुध्रुव, ठीक है। तो आप समझ गए, मतलब आज वर्तमान समय में जो है विश्व में बहुत बहुत बहुध्रुवीय है, मतलब बहुत सारे देश, बहुत सारे राष्ट्र शक्तिशाली हैं जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो विश्व है हमारा बहुत ही बहुध्रुवीय हो चुका है, बहुत ही बहुध्रुवीय, ठीक है, बहुध्रुवीय। अब हमारा होता है चैप्टर स्टार्ट। अब देखो मैंने आपको इतना बेसिक बताया, आपको आधा चैप्टर मैं बताऊं आपको 80% चैप्टर, यदि आपने इसी 2-3 स्लाइड को देख लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपको 80% चैप्टर क्लियर हो गया। चैप्टर का अर्थ पता चल गया, चैप्टर का नाम क्यों रखा गया ये पता चल गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ नाम के बारे में। देखो चैप्टर का नाम क्या है, दो ध्रुवता का अंत। मैंने आपको बताया दो ध्रुव कौन थे, तो आपको पता है पहला हमारा था अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, इसी को हम कहते हैं दो ध्रुवता का अंत, यानी दो ध्रुव था उसका अंत हो गया, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसको हम कहते हैं दो ध्रुवता का अंत, ठीक है। तो ये चैप्टर के बारे में था, चैप्टर का जो मीनिंग है वो क्या था, ठीक है। मैंने आपको इतना बेसिक बता दिया है, ठीक है। अब यदि आपने यहाँ तक भी मेरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप जरूर कमेंट करोगे और कहोगे कि सर आपने बहुत ही अच्छा बताया, हमें समझ में आ गया, बहुत ही आपको पॉलिटिकल साइंस आपको यहाँ से बहुत इजी लग रहा होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप समझते चलो। आप जो हमारे चैप्टर देखो, इससे पहले मैंने आपको जो बताया वो तो बेसिक बातें थी। अब हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है टॉपिक, वो सभी हम देखेंगे अब, ठीक है। तो वीडियो पे बिल्कुल बने रहे, ध्यान से देखें वीडियो को। देखो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है बर्लिन की दीवार। देखो बर्लिन की दीवार, ठीक है। देखो बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी, डेट याद रखना, 1961 में बनी थी। यह दीवार पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। यह दीवार पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व का विभाजन का प्रतीक थी। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो देखो बर्लिन की एक दीवार थी, बीच में थी, ठीक है। इस तरफ होता है हमारा पूर्वी कहते हैं इसको, और ये हमारा पश्चिमी देश, ठीक है। तो देखो बर्लिन की दीवार थी ना, देखो आपको बता विश्व का मानचित्र जब देखोगे तो इस तरफ आपको अमेरिका दिखेगा, इस तरफ आपको रूस। देखो मैं आपको बताता हूँ एक पॉइंट कि रूस को ही हम सोवियत संघ कहते हैं, ठीक है। तो रूस आपको इस तरफ दिखेगा पूर्व की तरफ, और जो आपको अमेरिका है वो पश्चिम की तरफ दिखेगा, ठीक है। तो बीच में एक दीवार खड़ी करी गई थी, उसको कहा जाता है बर्लिन की दीवार, 1961 में बनाई गई थी। तो देखो इसमें क्या है कि अलग एक प्रतीक है सीतुत करे हो, इस तरफ है हमारा अलग गुट, इस तरफ है अलग गुट, यानी इस तरफ जो है विचारधारा अलग है, इस तरफ पूंजीवादी विचारधारा, इस तरफ साम्यवादी विचारधारा, ठीक है। पूरा चैप्टर में इसी के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। इस दीवार की लंबाई जो है हमारी 150 किलोमीटर थी, सोचो बहुत ही ज्यादा लंबी दीवार थी। यह दीवार जो है हमारी 28 वर्षों तक खड़ी रही, 28 वर्षों तक जो है यह दीवार खड़ी रही। 9 नवंबर 1989 को तोड़ दी गई आम जनता द्वारा, ठीक है। इन दीवारों को, इस बर्लिन की दीवार को आम जनता ने 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। अब क्यों तोड़ दिया इस दीवार को, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक ध्यान रखना है कि बर्लिन की दीवार क्या थी। तो आपको डेट याद रखना है, 1961 में बनी थी। इसको कब गिराया गया, तो 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा, तो आम जनता ने तोड़ा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान आ गया, बर्लिन की दीवार ये थी। अब अगला टॉपिक आता हमारा सोवियत प्रणाली, ठीक है। सोवियत प्रणाली, देखो सोवियत संघ की बारे में बात करी जा रही है। प्रणाली मतलब तरीका, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति का कार्य करने का तरीका अलग है, प्रणाली को हम तरीका कहते हैं, ठीक है। किसी का तरीका अलग है, किसी का तरीका अलग है, तो इसको हम तरीका कहते हैं। तो सोवियत का जो सोवियत संघ था, जो रूस था, ठीक है। आपको मैं एक चीज बताऊं, आप सोवियत संघ यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो आप रूस याद कर लो, ठीक है। रूस को ही सोवियत संघ कहते हैं, ठीक है। देखो रूस ही एक ऐसा देश था जिसको ये क्या कहते हैं, शीत युद्ध से पहले हम रूस कहते थे,
फिर शीतयुद्ध जब हुआ तो इसको सोवियत संघ कहने लगे, फिर शीतयुद्ध के बाद हम इसको फिर रूस कहने लगे, ठीक है। यानी रूस के बारे में बात चली, यानी सोवियत संघ जो है इसका तरीका क्या था, उसकी प्रणाली क्या थी, उसको समझते हैं। तो देखो, सोवियत प्रणाली से अभिप्राय समाजवाद एवं समता मूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन से है। यानी कि सोवियत प्रणाली का अर्थ यही है कि जो समाज है, समाज में जो संसाधन है, जो मनुष्य है, उस पर सभी का विकास हो, ना कि किसी एक व्यक्ति का हो। पूरे समाज का विकास, मान लो कोई संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, कोई भी संसाधन है, तो उस पर पूरे समाज का विकास है, ना ही किसी व्यक्ति का, ठीक है। इसमें ये कहा गया है, इसमें जो समाज है उसको सत्ता प्रदान की गई, यानी जो समाज है हमारा, उसमें व्यक्ति जो है हमारा, तो उसका प्रधानता है। यानी कि आप समझ सकते हो एक तरह से कि जो समाज में संसाधन, जो भी संसाधन है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, पूरे समाज का उस पर अधिकार है, ठीक है। तो ये सोवियत प्रणाली था, सोवियत का तरीका, मतलब आप इसको विचारधारा भी कह सकते हो कि इसकी विचारधारा क्या थी। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो है समाजवाद को मानती थी और समाजवाद से प्रेरित थी, ठीक है, और समाजवाद के बारे में समर्थन करती थी। इनका मानना यही था कि जो भी संसाधन है देश के, उस पर सभी लोगों का अधिकार है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये सोवियत प्रणाली के बारे में था। आगे आता है टॉपिक सोवियत संघ का जन्म। अब मैं आपको देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। देखो, सोवियत संघ जो था हमारा, इसका जन्म, यानी कि सोवियत संघ बनाई कैसे। देखो, विश्व जो है था वो दो ध्रुव में बट गया था, पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। लेकिन सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ, सोवियत संघ का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना, कैसे दूसरा ध्रुव बना, वो समझते हैं। तो देखो, 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी, ठीक है। आपको डेट याद रखना है। 1917 में क्या हुई थी, एक रूसी क्रांति हुई थी, समाजवादी क्रांति हुई थी, बोलेशेविक क्रांति इसको हम कह देते हैं। यह क्रांति जो है पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। आपको पता है अमेरिका क्या है, पूंजीवादी है, और इस तरफ के जो पूर्वी देश हैं वो कैसे है, साम्यवादी है, समाजवादी है। यह क्रांति समाजवाद एवं समता मूलक समाज के आदर्शों पर आधारित थी। इन क्रांति का जो वो उद्देश्य था वो था कि समाजवाद पे, समाज का महत्व होना चाहिए, समाज में हर एक व्यक्ति को समानता मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति का समान अधिकार होना चाहिए संसाधनों पर, ठीक है। जिसके नायक व्लादिमीर लेनिन थे। इसके नायक जो नेतृत्व, ये जो युद्ध है, जो विरोध है, जो क्रांति है, वो किनके नेतृत्व में हुआ, तो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। व्लादिमीर लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है व्लादिमीर लेनिन। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप, ये जो क्रांति हुआ इसके परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हो गई, ठीक है। यानी 1917 में, आप मैं समझाता हूँ आपको। देखो क्या है ना कि पूंजीवादी देश थे, उनके विरोध में 1917 में एक रूसी क्रांति हुई, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। इनका जो एजेंडा था, क्या था कि समाज में सबको अधिकार मिले। तो इसी कारण जो हमारा सोवियत संघ का जन्म हुआ है, सोवियत संघ की स्थापना हुई, ठीक है, जो अमेरिका के विरोध में थी। तो यहाँ से आप समझ गए कि सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ, उसका अस्तित्व में कैसे आया, ठीक है। अब समझते हैं आगे का टॉपिक। देखो, आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहली दुनिया क्या है और दूसरी दुनिया क्या है। तो देखो, कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में से प्रश्न आता है, ठीक है। तो देखो, पहली दुनिया के देश कौन से हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको हम कहते हैं पहली दुनिया के देश। और दूसरी दुनिया के देश हमारे कौन है, सोवियत संघ, इसको कहते हैं दूसरी दुनिया के देश, ठीक है। मैं आपको मैं बताता हूँ कि जो ये चैप्टर है ना, इसमें देखो, इसको हम ध्रुव भी कह देते हैं, पहला ध्रुव, दूसरा ध्रुव, इसको हम खेमा भी कह देते हैं, गुट भी कहते हैं, कुछ भी कह दो, मतलब एक तरह से ये अलग है, ये अलग है, आप ये समझना, ठीक है। आगे टॉपिक आता है हमारा सोवियत प्रणाली की विशेषता। आप बताओ, कोई महाशक्ति है, मान लो अमेरिका महाशक्ति है, तो उसके सामने सोवियत संघ टिका हुआ है, तो किस कारण से टिका हुआ है, कुछ ना कुछ उसके अंदर विशेषता होगी सोवियत संघ के अंदर। तो वही जो सोवियत संघ के अंदर विशेषता है, उन्हीं विशेषता को हम पढ़ेंगे। तो पहला विशेषता हमारा है कि सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी, आप सभी को पता है, तथा समाजवाद के जो आदर्शों से प्रेरित थी, यानी समाजवाद को इसमें ज्यादा महत्व दिया गया था। अगला हमारा विशेषता है, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, बहुत ही प्लानिंग के तहत सब काम करा गया था। अगला हमारा पॉइंट है, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, इसमें एक ही पार्टी का दबदबा था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। अगला हमारा पॉइंट है, विकसित अर्थव्यवस्था थी, अच्छी अर्थव्यवस्था थी, उन्नत संचार प्रणाली, बढ़िया टेक्नोलॉजी थी यहाँ पे, और विशाल ऊर्जा संसाधन थे, यहाँ पे खनिज था, तेल था, लोहा था और इस्पात था। तो ये कुछ विशेषता थी हमारी सोवियत संघ की। और विशेषता हमारी है, दूर दराज के इलाके
आवागमन की बेहतर व्यवस्था से जुड़े हुए थे। दूर दराज के जो इलाके थे वो उन पर बेहतर व्यवस्था थी आने जाने की। उन्नत उपभोक्ता उद्योग, यानी कि यहाँ पे पिन से लेकर के कार तक का निर्माण, यानी हर चीज का यहाँ पे निर्माण होता था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी, मतलब नॉर्मल यहाँ पे जीवन स्तर की सुविधा थी। बेरोजगारी ना होना, यहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा थी। शिक्षा का स्तर बढ़िया था। मलिकियत का प्रमुख रूप, देखो मलिकियत का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक, यानी कि मान लो एक खेत है, इस पे एक तो व्यक्ति का अधिकार है और एक तो पूरे सरकार का अधिकार है, पूरे जनता का अधिकार है, उसको कहते हैं। तो जो मलिकियत का जो प्रमुख रूप था वो राज्य का स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, यानी पूरे देश का नियंत्रण था। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, देश को हम राज्य, मान लो हमको बोलना है कि भारत में अच्छी संसाधन, तो आप कह देंगे कि भारत एक, आप राज्य कह सकते हो, ठीक है। भारत देश को हम भारत राज्य भी कह देते हैं, ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना है, जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो देश है उसको हम राज्य कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि जो मालिक यानी मालिकाना जो हक है वो पूरे समाज का, ना ही किसी व्यक्ति का, ठीक है। तो ये कुछ विशेषता थी सोवियत संघ की। अब आप बताओ, इतनी बढ़िया सोवियत संघ की विशेषता थी, इतना अच्छे रोजगार था, हर एक चीज बढ़िया थी, तो इसका विघटन कैसे हो गया, कमजोर कैसे पड़ गई, कैसे हार गई, कैसे विश्व के सामने इसका विघटन हो गया बुरी तरह से, ठीक है, वो समझे। देखो सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या कारण थे, जिस कारण इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाली संघ संगठन उसका विघटन हो गया, वो टूट गई, बिखर गई, खत्म हो गई, कैसे भी आप समझ सकते हो। देखो पहला कारण था हमारा नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाना। जो नागरिक है, जो भी जनता है ना, तो उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती थी, ठीक है। क्यों नहीं कर पाती थी, इसका मतलब पता है क्या कारण है। इसका कारण तो ये है, सोवियत संघ था उसमें एक ही पार्टी का दबदबा था। कौन सी पार्टी थी हमारी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसका दबदबा था। नौकरशाही शासन था, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनको सुविधा नहीं मिल पा रही थी। दूसरा कारण है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का सिकंदर था। मतलब मान लो नौकर है 10-20 नौकर, मान लो जो भी नौकर है, मतलब कर्मचारी वगैरह, वो अपना दबदबा चलाते थे। जैसे कोई राशन लेने गया तो बोला कि राशन नहीं, खत्म हो गया। कुछ भी काम है तो उनको काम नहीं किया, तो अपना एक तरह से दबदबा रखते थे, जिस कारण जो जनता है वो नाखुश हो गई और जिस कारण जो सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगर हमारा पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, आप मानो किसी भी देश में एक ही पार्टी का शासन रहेगा तो वो पार्टी कैसी हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी, ठीक है। तानाशाही हो जाएगी, मतलब तानाशाही का मतलब ये है कि जनता के ऊपर जुल्म करना, जनता को परेशान करना। तो जो जनता को कम्युनिस्ट पार्टी परेशान करती लगी, दबदबा था, जनता को सुनता नहीं था, जनता परेशान हो गई थी, ठीक है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग जो है परमाणु हथियारों पर खर्च कर दिया। मतलब सोवियत संघ में जितने भी संसाधन थे उन सभी संसाधन का जो उपयोग है परमाणु के हथियारों को बनाने में खर्च कर दिया गया। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। अब जो पश्चिमी देश था, पश्चिम मैंने आपको बताया कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका, और पूर्वी कौन है, सोवियत संघ यानी कि रूस, ठीक है, आप ये समझ सकते हो। तो जो पश्चिम के देश थे वो बहुत ज्यादा, उनकी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी बहुत ज्यादा उन्नत थी, बहुत ज्यादा बेहतर थी, लेकिन जो हमारा ये पूर्वी यानी सोवियत संघ है उसका जो उसके मुकाबले यानी कि पश्चिम देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा कम था प्रौद्योगिकी के मामले में। और रूस की प्रमुखता, ये भी कारण बनता है प्रमुख, पता है क्या, जो रूस है ना वो कहीं ना कहीं अपना दबदबा दिखाता था, क्योंकि आपको पता है सोवियत संघ जो है बहुत सारे 15 गणराज्यों से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें जो रूस है ना वो अपना दबदबा दिखाता था कि हाँ अपने, मतलब रूस जो अपना मनमानी करता था, ठीक है। सोवियत संघ जो संघ का मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक जो राष्ट्र हैं उसमें मिल जाए। सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जिसमें जो रूस है उसको प्रमुख है, ठीक है। तो रूस जो है अपना कहने के दबदबा करता था, दबदबा दिखाता था, जिस कारण जो है वो जनता नाखुश हो गई और जनता ने सोवियत संघ का समर्थन नहीं किया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये कुछ कारण है, और कुछ कारण आगे भी आएंगे उसको समझते हैं। और हमारा कारण है गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध। देखो गोर्बाचेव जो है ये सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा जो है ना ये इन्होंने ना कुछ सुधार किए थे, तो उन सुधारों का जो है ना जनता ने विरोध कर दिया, क्योंकि ये इनके जो सुधार थे बिल्कुल सही थे, लेकिन जनता समझ नहीं पाई, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा नाखुश हो गई, बहुत ज़्यादा जनता परेशान हो गई, उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होने लग गया, ठीक है। ये आप समझ सकते हो। अगला पॉइंट हमारा अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई। अर्थव्यवस्था बहुत धीमी पड़ गई, उपभोक्ता वस्तुओं कमी हो गई, खाने की वस्तुओं के लाले पड़ गए, खाने भी नहीं थे, खाना का जो वस्तु है उसको भी बाहर से आयात करना पड़ गया, देश बिल्कुल कंगाल होने लग गया, ठीक है। अगला हमारा कारण राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता इच्छा का उभार। राष्ट्रवादी की भावना आई। देखो राष्ट्रवादी की भावना का मतलब पता है क्या यहाँ पे, कि 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था, तो जो अलग अलग राष्ट्र वो सोचे कि मैं इनके साथ क्यों खड़ा हूँ,
मैं अपना अलग राष्ट्र बनूंगा, मैं अपने राष्ट्रपति को एक राष्ट्रवादी भावना है कि हाँ मेरे को राष्ट्रपति को कुछ दिखाना है, वो मैं अपना अलग बनूंगा, उसका अलग विकास करूंगा, तो ये कारण भी बन जाता है इसका विघटन का। अगला हमारा कारण बनता है सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक ही सत्ता का शासन था, आपको पता है किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो जिस कारण है कम्युनिस्ट पार्टी का यानी एक ही पार्टी का शासन था, जिस कारण जनता परेशान हो गई थी और इसका सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला हमारा कारण बनता है पार्टी का जनता के प्रति जवाब देने होना। जो पार्टी थी ना ये कम्युनिस्ट पार्टी, इसको जनता को जवाब दे नहीं थी। मतलब कोई जनता मान लो आई कि हमारे पास ये संसाधन नहीं है, इस चीज़ की कमी है, तो बोलते थे कि कोई बात नहीं हो गया। कोई मान लो घटना घट जाती है तो उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार थी वो अपने मनमानी करने लगी, जनता की बात नहीं मानती थी। तो आपको कुछ कारण थे, आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, तो आप इन पॉइंट्स को एग्जाम में लिख सकते हो। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अगला हमारा पॉइंट आता है, टॉपिक आता है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ठीक है, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, देखो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। आप बताओ सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसके परिणाम, मतलब विघटन होने के बाद क्या क्या परिणाम निकले। मान लो कोई बच्चा है, वो मान लो कि किसी एग्जाम में वो पेपर दे रहा है, ठीक है, पेपर दे रहा है, उसने पेपर दिया, तो मान लो किसी बच्चे ने उस पेपर में लिखा ही नहीं, उसने कुछ लिखा ही नहीं, तो वो क्या पास होगा? नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। तो वो परिणाम निकल गया। तो वही जो परिणाम है, सोवियत संघ जब विघटन हो गया, मतलब विश्व जो है वो एक ध्रुवीय हो गया, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में क्या क्या परिवर्तन है, क्या क्या परिणाम निकले। ठीक है, तो पहला परिणाम क्या था कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। जो शीत युद्ध 1945 से चल रहा था, 1945 से 45 वर्षों तक, 1945 से 1990 तक, तो जो इतने लंबे समय तक इतने लंबे समय तक जो शीत युद्ध चला, तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। दूसरा परिणाम क्या है, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। ठीक है, शीत युद्ध जब चल रहा था तो इस समय हथियारों की होड़ हो रही थी। मतलब अमेरिका कह रहा था मैं हथियार खरीदूंगा, मैं हथियार, दोनों देश जो हथियारों पे अपना पैसा खर्च कर रहे थे, तो हथियारों की जो होड़ थी वो समाप्त हो गई। अगला हमारा परिणाम क्या है, जो विश्व था हमारा वो एक ध्रुवीय हो गया। ठीक है, विश्व जो था हमारा एक ध्रुवीय हो गया। आपको पता है दो ध्रुवीय था, पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व एक ध्रुवीय हो गया, यानी कि अमेरिका का वर्चस्व हो गया। अमेरिका का वर्चस्व हो गया पूरे विश्व में, और विचारधाराओं की लड़ाई का अंत हो गया। यानी कि जो विचारधारा की लड़ाई चल रही थी, पूंजीवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद की जो विचारधारा थी उसकी जो लड़ाई चल रही थी, तो उस विचारधारा का भी अंत हो गया। तो ये कुछ परिणाम थे जो सोवियत संघ के विघटन के बाद सामने देखने को मिले पूरे देश को। ठीक है, पूरे विश्व के सामने जो परिणाम थे वो मैंने आपको बता दिए। ये थे हमारे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। और कुछ परिणाम आगे भी है, उसको समझते हैं। देखो सोवियत संघ का टूटना, सोवियत संघ टूट गया। आपको पता है सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, सब लोग अलग हो गए, सोवियत संघ टूट गया। नए देशों का उदय, जो 15 गणराज्य थे वो 15 देश में बदल गए। ठीक है, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। जो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी कौन था, रूस बन गया। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए, समाजवादी विचारधाराओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया। प्रश्न चिन्ह क्यों लग गया? क्योंकि लोग सोचने लगे कि समाजवादी विचारधारा इतनी हार कैसी, इतनी कमजोर कैसी पड़ गई। अमेरिका का तो पावरफुल हो गया, इसका मतलब पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ ना कुछ तो है, जो समाजवादी व्यवस्था इतनी कमजोर पड़ गई। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जो आपको ध्यान रखने। अगला हमारा टॉपिक आता है शॉक थेरेपी। ठीक है, देखो शॉक थेरेपी क्या है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो प्लीज आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, पूरा बिल्कुल ध्यान से देखें, समझते हुए चलें। देखो शॉक थेरेपी, इसको समझाने से पहले आपको बता दूं, ये जो शॉक थेरेपी एक पूंजीवादी मॉडल था, पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी देशों का समर्थन करता था। देखो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। देखो शॉक थेरेपी यानी, देखो थेरेपी का मतलब क्या होता है, उपचार करना। शॉक मतलब झटके देना। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको आप करंट दे दो, उसको आप बीमार कर दो, और उसको बीमार करने के बाद उसको आप उपचार करोगे, तो ये क्या है, आपने उसको पहले चोट पहुंचाया और उसके बाद आप उसका उपचार कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं शॉक थेरेपी। देखो शॉक थेरेपी एक पूंजीवादी मॉडल था। ये कैसा मॉडल था, एक पूंजीवादी मॉडल था। साम्यवाद के पतन के बाद, यानी जब सोवियत संघ का अंत हो गया, उसके बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक निर्धारित मॉडल को अपनाना पड़ा। इस मॉडल के तहत साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना था। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है, आपको मैं समझाता हूँ बढ़िया से। देखो क्या हुआ ना कि देखो जब सोवियत संघ का आपको मैं समझा, देखो विश्व दो ध्रुव था, पहला और दूसरा, पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था,
वो सभी अलग हो गए। तो उनको एक शॉक थेरेपी मॉडल के तहत एक पूंजीवादी व्यवस्था अपनाना था, तो उन्होंने अपना एक पूंजीवादी व्यवस्था अपनाया। ठीक है, यानी उन्होंने जो है पूंजीवादी देशों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने सोचा कि हाँ पूंजीवादी देशों में कुछ है, उनके साथ हम हाथ मिलाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। लेकिन उनको फायदा नहीं हुआ, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, अब क्या क्या नुकसान हुआ हम आगे देखते हैं। और देखो शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है, ठीक है, नहीं इसकी विशेषता क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, विशेषता का मतलब देखो यही है कि शॉक थेरेपी के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं वो समझते हैं। देखो सत्ता का प्रमुख निजी स्वामित्व, यानी सत्ता जो है वो निजी स्वामित्व, मतलब कोई भी प्राइवेट आदमी को भी, एक आदमी अपना उद्योग खोल सकता है, अपना प्राइवेट काम कर सकता है। अगला हमारा विशेषता, नहीं विशेषता समझ सकते हो आप कि सोवियत संघ जो शॉक थेरेपी है उसकी क्या क्या विशेषता, क्या क्या विशेषता है। ठीक है, देखो राज्य की संपदा का निजीकरण, जो राज्य की संपदा है उसका निजीकरण कर दिया, मतलब व्यक्ति के हाथों बेचा गया। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म, देखो जो सामूहिक फार्म होते थे जिसपे सभी लोग का अधिकार था, वहां पे निजी फार्म कर दिए गए। अगला हमारा विशेषता है वो मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, मतलब पूरा मुक्त व्यापार था, कोई भी टैक्स वगैरह नहीं, अपना व्यापार करो। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, जो मुद्रा थी वो भी आपस में परिवर्तन होती थी। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव हुआ। पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। इसमें कहा गया है शॉक थेरेपी मॉडल में कि यदि आप हमारे से हाथ मिलाओगे तो आपको समाजवादी की तरफ नहीं जाना है, आपको सिर्फ पूंजीवादी पे रहना है, हमारे बातों को मानना है। ठीक है, तो ये था शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ, मतलब शॉक थेरेपी जब जो 15 गणराज्य सोवियत संघ से अलग हुए थे, उन्होंने जब शॉक थेरेपी को अपनाया, पूंजीवादी मॉडल को अपनाया, पूंजीवादी जो मॉडल है उसको अपनाया, तो उन देशों की क्या क्या हालत हुई उसको समझते हैं। देखो पहला जो हमारा परिणाम है वो है पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हुआ ना कि जो पूंजीवादी देश थे उन्होंने उनको लालच दिया, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उनको लालच दिया कि आ जाओ हमारे पास, हम आपको रोजगार देंगे, उद्योग देंगे, संसाधन है हमारे पास, आप अपना फैक्ट्री खोलो, व्यापार करो, आप अमीर बनोगे। आप मतलब सपना दिखाया उन लोगों को कि आप ऐसे हो जाओगे, आप वैसे हो जाओगे, आपके पास इतना संसाधन होगा, आप अमीर हो जाओगे, आप ये हो जाओगे, आप वो हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको एक तरह से लालच दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, शॉक थेरेपी मॉडल को अपना लिया। बेचारे अपना लिए, उनको तो पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने मॉडल को अपना लिया। जब उन्होंने शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया तब उनको बाद में पता चला कि उनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस कर दी गई। पूरा जो उसका अर्थव्यवस्था जो उनको पूरा तहस नहस हो गया। ठीक है, मतलब तहस नहस कैसे कि उनको ज़्यादा पता नहीं था, जब उन्होंने अपनाया तो उनके संसाधनों का दुरुपयोग किया जाने लगा, मतलब पूरा तहस नहस कर दिया। देखो रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा, जो रूस का औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा उठा। जो पहला जो इतना प्रसिद्ध होता रहा, इतना मजबूत होता रहा, वो चरमरा उठा, मतलब वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया। 90% जो उद्योग थे उसको निजी कंपनियों के हाथों में बेच दिया गया। जो निजी कंपनियां थी, जो जो भी प्राइवेट कंपनी थी, उनको बेच दिया गया। ठीक है, 90% उद्योगों को, महत्वपूर्ण उद्योगों को काफी कम कीमत यानी औने पौने दाम पर बेच दिया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैर सेल कहा जाता है। दिस इज अ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब दिस इज अ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 मार्क्स में आता है कई बार कि विश्व के जो सबसे इतिहास का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा गैराज सेल है वो किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है, शॉक थेरेपी। इतना बड़ा गैराज सेल है, इतना बड़ा लालच दिया गया, धोखाधड़ी किया गया। जो पूर्वी देश थे जो सोवियत संघ के साथ थे, उनके साथ धोखाधड़ी किया गया, उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। ठीक है, तो मतलब यही है कि उनको जो देखो, एक तो होता है हमारे वास्तविक कीमत, मान लो कोई पेन है 10 रुपए की, आप उसको 1 रुपए में बेच रहे हो, तो क्या है उसका दाम तो वास्तविक है नहीं, आप उसको औने पौने दाम में बेचो, इसको हम कहते हैं औने पौने दाम। मतलब जो वास्तविक मूल्य है उसके बहुत ही ज़्यादा कम, इतना ज़्यादा कम कि आदमी सोच ही ना सके। आप सोचो कि आपको कोई 10 रुपए का पेन 1 रुपए में देगा तो आपको कैसा लगेगा, आप चौंक जाओगे, वाह 10 रुपए का पेन 1 रुपए में। तो यही इसी कहते हैं औने पौने दाम, मतलब वास्तविक मूल्य से कम मूल्य में दाम को, सामान को बेच देना, उसको हम कहते हैं औने पौने दाम। ठीक है, अर्थात शॉक थेरेपी को ही इतिहास की सबसे बड़ी गिरासल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो है ना, जो महत्वपूर्ण उद्योग थे उनको कम कीमत में बेच दिया गया, इसे हम इतिहास की सबसे बड़ी गिरासल कहते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि शॉक थेरेपी जो है इसी को हम इतिहास की सबसे बड़ी गिरासल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया शॉक थेरेपी के बारे में। आगे हमारा पॉइंट है, ये हमारे शॉक थेरेपी के परिणाम है। देखो रूबल मुद्रा, रूस की जो मुद्रा है रूबल, उसमें गिरावट आ गई। ठीक है, जो रूस की मुद्रा पूरे विश्व में चलती थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ गई। पहला पॉइंट बन जाएगा हमारा इधर में। अगला हमारा ये परिणाम ही कर, देखो मैंने आपको पीछे परिणाम बताया ना, ये सब ये भी हम परिणाम की बारे में बात ही कर रहे हैं। ठीक है, ये भी परिणाम ही है। ठीक है, महंगाई बढ़ गई, आप सभी को पता है, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, लोगों के बीच में खाने के लाले पड़ गए, खाना सही से नहीं था, तो महंगाई बढ़ गई,
खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। जो एक सोवियत संघ एक समय में ऐसा था जब उसके पास इतना खाना था कि वो निर्यात करता था। अब आयात निर्यात आपको समझ में नहीं आया। देखो आयात का मतलब क्या होता है, किसी सामान को अपने इधर मंगाना, और निर्यात का मतलब किसी के सामान को अपने यहाँ से भेजना, उसको निर्यात कहते हैं। और आयात मतलब किसी देश से अपने देश में सामान को मंगाना, उसको हम आयात कहते हैं, ठीक है। इतना खाद्यान्न संकट पड़ गया कि जो सोवियत संघ के देश थे उनको आयात करना पड़ गया, दूसरे देशों से आयात करना पड़ गया। सरकारी रियासतें समाप्त कर दी गई। अमीर और गरीबों के बीच के लोगों की जो दूरी है वो तीखा भी हुआ था। मतलब अमीर जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, और गरीब जो है बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। बहुत ज़्यादा खाई जो है इन दोनों के बीच की वो ज़्यादा बढ़ गई। अब देखो हम समझते हैं रूस के बारे में, ठीक है। देखो रूस आपको पता है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। सोवियत संघ को हम रूस भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो रूस क्षेत्रफल में एक विशाल देश है। रूस जो है वो क्षेत्रफल में एक बहुत ही बड़ा देश है। इसका एक भाग एशिया में स्थित है। आप जब मैप में देखोगे, यहाँ पे आपको वर्ल्ड के मैप में, यहाँ पे आपको एशिया महाद्वीप में रूस दिखेगा, ठीक है। और कुछ भाग जो है वो यूरोप में भी है, कुछ भाग इसका यूरोप में भी है, और कुछ भाग एशिया में भी है। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है, ठीक है। रूस जो है हमारा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। इसे सोवियत संघ के विघटन के बाद सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिली। देखो एक आपका चैप्टर आएगा इसके बाद में, मतलब आपका यूएनए वाला चैप्टर है इसी बुक का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा सुरक्षा परिषद क्या है, ठीक है। वो हम आगे आगे देखेंगे आगे चैप्टर में। इसमें फिलहाल आप इतना समझ लो, जो रूस है उसको सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्यता दी गई, यानी कि एक स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में रूस को बनाया गया। अगला हमारा पॉइंट है, भारत के हमेशा से रूस के साथ अच्छे संबंध है। जो हमारा भारत देश है उसके जो रूस के साथ संबंध है हमेशा से बहुत ज़्यादा बढ़िया रहे हैं। रूस ने कश्मीर मामले में यूएनओ में भारत का समर्थन किया, ठीक है। देखो कश्मीर का जो मुद्दा था उसमें जो है रूस ने भारत का समर्थन किया, जिस कारण जो कश्मीर है वो हमारे समय आज के समय वर्तमान समय में भारत में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भारत का रूस के साथ बहुत अच्छा संबंध है, और रूस ने जो है कश्मीर के मामले में यूएनओ में भारत का समर्थन किया। अब देखो हमारा अगला पॉइंट आता है रूस के बारे में। रूस अपने विघटन से पहले सोवियत संघ का सबसे बृहत यानी सबसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा भाग था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो हम उसको ही सोवियत संघ का विघटन होने के बाद हम सोवियत संघ को रूस कहने लगे, ठीक है। रूस के पास खनिजों, प्राकृतिक संसाधनों तथा गैसों का अपार भंडार है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैस है, जो इसे वैश्विक पटल पर एक शक्तिशाली देश के शक्तिशाली राज्य कह लो या देश कह लो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान में देश को हम राज्य कहते हैं, ठीक है। यानी जो रूस है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली देश है। रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न राज्य, यानी रूस के पास परमाणु शक्ति भी है, ठीक है। अब आता है हमारा टॉपिक भारत और रूस के संबंध। जो हमारा भारत देश है और रूस है उसके बीच में जो क्या संबंध है मैंने आपको पहले ही बताया। भारत और रूस के बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध रहे हैं। अब उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, ठीक है। रूस भी ये चाहता है कि जो विश्व है हमारा वो बहुध्रुवीय है। बहुध्रुवीय विश्व में इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद, मतलब एक ही शक्ति का दबदबा ना हो, विश्व में बहुत सारी शक्तियां हो, ठीक है। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश मिलकर अपने खतरे के लिए, यानी जो किसी भी देश में मान लो हमला होता है तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो किसी देश पे हमला होता है उसको होने दे, मतलब अपना खतरा मान के उसका समर्थन करे। क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो। हर देश की स्वतंत्रता नीति संयुक्त राष्ट्र जैसी फैसले लिए जाए, मतलब अच्छे फैसले हो, देश का कल्याण हो, पूरे विश्व का उद्धार हो, यहाँ पे ये कहा गया। इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए, ठीक है। 2001 में भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। आपको याद रखना है 2001 में हुए थे। भारत और रूस के बीच में एक समझौता हुआ था, सामरिक समझौता के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। अब आगे के हमारा क्या पॉइंट है उसको समझते हैं। देखो भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में काफ़ी फायदे हुए हैं, ठीक है। रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है, ठीक है। यानी कि जो भारत है वो रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा
खरीदार देश है, यानी कि जो भारत है वो रूस से बहुत ज़्यादा हथियार खरीदता है। भारतीय सेना का अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से ही प्रेरित होते हैं, रूस से प्राप्त होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सामान रूस से मिलते हैं भारत को, क्योंकि भारत तेल के आयातित देशों में से एक है, इसलिए भारत जो है वो रूस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की। जब भारत में तेल नहीं था तो रूस ने एक बड़े भाई के नाते जो है भारत का मदद करा। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ ही जो सहयोग के अंतर्गत जो है तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणु योजना, ठीक है, रूस जो है भारत की जो परमाणु योजना है इसको समझते हैं। रूस जो है भारत की परमाणु योजना के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योगों में भी के वक्त में भी क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। मतलब ये समझ सकते हो जो रूस है ना वो भारत का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समर्थन करता है, बहुत ज़्यादा उसके पक्ष में, ठीक है। आप देखो टॉपिक ही समझो ना, भारत और रूस के संबंध। हम संबंध के बारे में पता चले, आप इसको एक शब्द में याद करो कि भारत और रूस के जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध है भारत और रूस के बीच में, ठीक है। देखो भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं के लिए साझेदारी है, मतलब भारत है और जो रूस है बहुत ज़्यादा उनके जो संबंध है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब आता है हमारा बाल्कन क्षेत्र, ठीक है। देखो सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया, आपको नाम ये स्थान ध्यान रखना है, यूगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया हर्जगोनिया, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र बताया। यहाँ नाटो के हस्तक्षेप करना, ठीक है, यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई थी और जातीय संघर्ष ने इसे गृह युद्ध का रूप ले लिया, ठीक है। जो जातीय संघर्ष है इसने गृह युद्ध का रूप ले लिया। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, मध्य एशिया। देखो एशिया तो महाद्वीप आपको सबको पता है विश्व में है इस साइड में, तो जो बीच का एशिया है उसके बारे में देखिए, मध्य एशिया। देखो मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में, जो तजाकिस्तान नाम का स्थान है मध्य एशिया में, वो 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चले, बहुत सारे संघर्ष चले। अजरबैजान का एक प्रांत नगरों का कराबाख है, ठीक है, यानी कि वो अजरबैजान का जो एक प्रांत है वो नगरों का कराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाएं अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। जॉर्जिया दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते, जॉर्जिया में जो दो प्रांत है वो स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जो जीवन है बहुत ज़्यादा दुभर यानी बहुत ज़्यादा कष्ट से बीत रहा है, क्योंकि लड़ाई हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, तो जो आम जनता है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। तो ये था हमारा मध्य एशिया के बारे में टॉपिक, ठीक है। भाई आपको ये जो मध्य एशिया वो समझ में आ गया होगा। और आगे समझते हैं, आगे इसके बारे में मध्य एशिया के बारे में क्या है। देखो मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक यानी पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। आप सोचो किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश में, जो मध्य एशिया देश है हमारे, इसमें जो मध्य एशिया गणराज्य में हाइड्रोकार्बनिक यानी पेट्रोल जो है हमारे उसको संसाधनों का विशाल बहुत ज़्यादा, इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल पाए जाते हैं, ठीक है, यानी विशाल भंडार है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल पाए जाते हैं। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ, बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ हुआ। लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया, क्योंकि बाहर के देश सोचते हैं कि मैं यहाँ पे कब्जा कर लूँगा ना तो मेरा जो तेल है ये मेरा हो जाएगा, ये सोचते हैं। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिम एशिया के नज़दीक है, ठीक है। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है, ठीक है। रूस जो है वो इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उनका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने समवर्ती क्षेत्रों के आकार में व्यापार करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा मध्य एशिया के बारे में। अब आता है हमारा भारत और
पूर्व साम्यवाद, ठीक है। भारत जो हमारा और पूर्व साम्यवाद देश है उसके बारे में समझते हैं। देखो, भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध है भारत और रूस के बीच में। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है भारत का रूस के साथ संबंध। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। जो जनता है भारत देश की और जो रूस है उनके जो जनता के बीच में बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, बहुत ज़्यादा जनता का विकास होता है एक तरह से, ठीक है। जो जनता है उसका विकास होता है, यानी कि भारत और जो रूस है उसके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक जो है रूस, आप कह सकते हो कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो भारत के जो हिंदी फिल्मों उसमें नायक जो है राज कपूर और अमिताभ बच्चन तक जो है रूस और पूर्व सोवियत संघ, यानी कि जो आप इस प्रकार समझो कि जो रूस है हमारा जो पूर्व सोवियत संघ है, इसके बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्में गीत बजते सुनते देख सकते हैं और भारत यहाँ के जन्म मानस का एक अंग है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जो सुंदर जो भी चीज़ें भारत की वो रूस में फॉलो की जाती है। मतलब भारत के जो मूवी है, हिंदी मूवी गाने होंगे वो रूस में सुने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भारत है और जो रूस है इसका जो संबंध है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी चैप्टर मैंने आपको समझाया, बहुत ही ईजी, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और जरूर से आप एक काम करो कि आप इस वीडियो को 2 दोस्तों के साथ शेयर करो। ये आपका काम है, मैं आपको काम दे रहा हूँ, कम से कम 2 दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, जिससे उनका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, ठीक है, ताकि उनको भी चैप्टर पता चले, उनको भी समझ में आए, ठीक है। 2 दोस्तों के साथ जरूर आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जो है ना अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको चैप्टर कैसा लगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको पॉलिटिकल साइंस पहले कैसा लगता था और आप मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आपको मैंने बताया वीडियो में कितना मैंने आपको बिल्कुल ईजी में समझाया है, ठीक है। तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जो हम नई वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन जो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपके लिए बहुत सारे चैप्टर, इससे अगला जो चैप्टर है उसको मैं आपको उसके बारे में वीडियो डालेंगे, ठीक है। मतलब यदि आप बेल आइकन पर क्लिक कर लोगे सब्सक्राइब करने के बाद तो आपके पास जो अगला वीडियो कोई वीडियो हम डालेंगे चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।